साथियों, आप सभी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो न्यूज टुडे शीर्षक से डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है उसको यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, रूसी सेना ने यूक्रेन पर अपना अपेक्षित हमला शुरू कर दिया है। देखिए, रूसी राष्ट्रपति ने अमेरिका और उसके सहयोगियों पर रूस की मांग की अनदेखी करने का आरोप लगाया है और रूस ने यूक्रेन को उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो में शामिल होने से रोकने और सुरक्षा गारंटी स्वीकार करने की मांग की थी। रूसी हमले का जो रीजन है वो क्या है? रूस ने पश्चिमी देशों से कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रतिबद्धता की मांग की थी कि रूस ने यह मांग की थी कि नाटो पूर्वी यूरोप अर्थात रूस की सीमा तक अपनी सदस्यता का विस्तार नहीं करेगा। दूसरा, निर्जातीय विभाजन। देखिए, पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्टक और लुहांस्क क्षेत्रों में रूसी समर्थक अलगाववादियों का वर्चस्व है। यह भी एक रीजन है। आप यहाँ मैप में देखेंगे तो आपको यहाँ दो क्षेत्र दिखाई पड़ रहे हैं, एक लुहांस्क है और एक आपका डोनेस्टक है। इन्हीं को जो है रशिया के द्वारा अटैक करके इन्हें स्वतंत्र घोषित कर दिया गया है। तो एक रीजन ये है आपका। इसके अतिरिक्त यूक्रेन के पश्चिमी देशों की ओर झुकाव को रूस की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के लिए एक बड़े आघात के रूप में देखा जा रहा है। रूस से यूरोपीय संघ को होने वाली जो गैस आपूर्ति का 1/3 हिस्सा है वो यूक्रेन से होकर के जाता है। ठीक है, तो यदि यहां पर नाटो की पहुंच हो जाएगी तो ये भी एक तरीके से रशिया के लिए खतरे की बात थी। तो ये कुछ रीजन थे जिसकी वजह से रूस ने हमला किया है। अब रूसी हमले का प्रभाव क्या है? तो एक सामान्य प्रभाव है जो वहां पे हो गए और दूसरा एक भारत के संदर्भ में प्रभाव है। तो देखिए, यूरोप में सुरक्षा संकट पैदा होगा और युद्ध के प्रतिकूल मानवीय प्रभाव भी सामने आएंगे। दूसरा, आने वाले दिनों में कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से अधिक हो सकती हैं। तीसरा, वैश्विक गेहूं निर्यात में रूस वर्तमान में शीर्ष पर है जबकि यूक्रेन गेहूं का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है और इन्हीं दोनों के बीच में युद्ध हो रहा है। इस प्रकार इस हमले से विश्व में खाद्य कीमतों में अस्थिरता पैदा होगी। अब भारत पर प्रभाव की बात करें तो कच्चे तेल की कीमतों में 10% की वृद्धि होगी। इससे भारत का चालू खाता घाटा $15 बिलियन तक बढ़ जाएगा। दूसरा, खाद्य तेल की कीमतों में वृद्धि होगी क्योंकि भारत के सूरजमुखी तेल आयात में 70% हिस्सा जो है अकेले यूक्रेन का है। तीसरा, रूस भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्ति करता है। इस प्रकार रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों का प्रभाव भारत के रक्षा आयात पर पड़ेगा। अब यहां पर एक बार थोड़ा सा जो यूक्रेन है, यूक्रेन को मैप को देखते हुए इसके जो पड़ोसी देश है उनको एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, एक तरफ रशिया है, इधर बेलारूस है, पोलैंड है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, रोमानिया है और मोल्डोवा है। ठीक है, तो ये इसके पड़ोसी देश हैं। यहां पर ये कीव इसकी राजधानी है। क्रीमिया जिस पर रशिया के द्वारा 2014 में ही इसको कब्जा कर लिया गया है। यहां पे सी ऑफ एजोब है और इधर आपका ब्लैक सी है। ठीक है, स्टेट ऑफ कर्च के माध्यम से सी ऑफ एजोब और ब्लैक सी एक दूसरे से जुड़ते हैं। आगे चलते हैं, हम लोग आगे बात करते हैं गणित में भारत के योगदान के संदर्भ में। तो संस्कृत मंत्रालय ने भारतीय ज्ञान प्रणाली को समर्पित गीत काव्य या कविता धारा की घोषणा की है। इसे विज्ञान सप्ताह विज्ञान सर्वत्र पूज्यते के एक हिस्से के रूप में घोषित किया गया है। यह पहल नए सिरे से हमें हमारे इतिहास का अध्ययन करने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें भारत की उपलब्धियों का उत्सव मनाया जाएगा। साथ ही इसकी विरासत को बनाए रखने में महान विद्वानों, गणितज्ञों, वैज्ञानिकों और नेताओं के योगदान पर फिर से याद किया जाएगा। इस आयोजन में व्याख्यानों की एक श्रृंखला भी शामिल है। इसी श्रृंखला के एक भाग के रूप में गणित में भारत के योगदान पर प्रकाश डाला गया है। कुछ महत्वपूर्ण लोगों को देख लेते हैं, जैसे शुल्ब सूत्र का प्राचीनतम मौजूदा पाठ जो कि 800 ईसा पूर्व का है। इसमें क्या बताया गया? यह करणी के विभिन्न रोचक अनुमान देने के साथ साथ पाइथागोरस प्रमेय के उपयोग का वर्णन करता है। दूसरा, पिंगल का छंद शास्त्र 3री शताब्दी ईसा पूर्व का है। यह पुस्तक विभिन्न क्रमचय संचय तकनीकों के मूलभूत तत्वों का उल्लेख करता है। तीसरा, आर्यभट्ट 499 ईस्वी दशमलव स्थान मान प्रणाली के आधार पर वर्गमूल और घनमूल निकालने के लिए एल्गोरिथम का वर्णन करते हैं। जया फलन साइन फंक्शन का अपने परिमित अंतर रूप में अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन, साथ ही रैखिक अनियत समीकरण लीनियर इनडिटरमिनेट्स इक्वेशन को हल करने की एक विधि प्रदान की थी इस जया फलन ने। ब्रह्मगुप्त के बारे में बात करें, 628 ईस्वी के हैं ये। शून्य के साथ अंगणितीय संक्रियाओं की पूरी तरह से चर्चा करते हैं ये। इन्होंने द्विघात अनियत समीकरणों को हल करने के लिए संयोजन के गहन भावना नियम को प्रतिपादित किया था तथा उन्होंने अंगणित, ज्यामिति और बीजगणित के विकास के लिए कार्य किया था और साथ ही उन्होंने त्रिकोणमिति में भी योगदान दिया था।
मध्वाचार्य की बात करें 1340 से लेकर के 1420 ईस्वी के मध्य के रहे हैं ये। इन्होंने पाई के लिए अनंत श्रृंखला की खोज की थी। इसे तथाकथित ये जो अनंत श्रृंखला है, इसे तथाकथित ग्रेगरी लेबनिज श्रृंखला भी कहा जाता है। उन्होंने अन्य त्रिकोणमितीय फलनों पर भी शोध कार्य किया था। उन्होंने खगोल विज्ञान और गणित की केरल शाखा की भी स्थापना की थी। आगे चलते हैं। केंद्र जो है 4 राज्यों में अन्वेषण के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के अंडर वाटर विंग को पुनर्जीवित करेगा। देखिए, संस्कृत मंत्रालय के अनुसार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के अंडर वाटर विंग को पुनर्जीवित किया जा रहा है। यह 4 राज्यों में तटीय अन्वेषण करेगा। ये अन्वेषण स्थल कौन से 4 हैं? तो गुजरात का द्वारका, तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा में कई पौराणिक स्थल, ये तमिलनाडु में है। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र और उड़ीसा के तटीय स्थल, ये 4 स्थल हैं जहां पे इनको पुनर्जीवित किया जाएगा। देखिए, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, इसने वर्ष 2001 में अपने अंडर वाटर विंग की स्थापना की थी, किंतु विशेषज्ञों की कमी के कारण यह 1 दशक से भी अधिक समय तक निष्क्रिय रहा है। जल के नीचे अन्वेषण के लिए जो प्रौद्योगिकियां इस्तेमाल होती हैं उनकी चर्चा करें तो इसमें एक आता है रेडियोमेट्रिक तकनीक। यह क्या होती है? यह तकनीक किसी पुरातत्वीय स्रोत की आयु का पता लगाने के लिए रेडियोधर्मी अशुद्धियों की खोज करती है। प्रवाल में कैल्शियम कार्बोनेट होता है। यह किसी संरचना की आयु को ज्ञात करने में सहायक होता है। थर्मोल्यूमिनेसेंस अर्थात टीएल डेटिंग, एक विशेष तापीय घटना के लिए क्रिस्टलीय खनिजों से युक्त सामग्री का उपयोग किया जाता है। यह सिरेमिक के लिए उपयोगी है। यह जलावन अर्थात फायरिंग की तिथि का निर्धारण करता है। साथ ही यह लावा और पर्याप्त रूप से सूर्य के प्रकाश के संपर्क में रहे अवसादों की तिथि का भी निर्धारण करता है। अब संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? तो देखिए, यह इतिहास के माध्यम से सांस्कृतिक आदान प्रदान में मदद करेगा तथा साथ ही अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं से सीखने में भी सहयोग करेगा। दूसरा, यह राष्ट्र निर्माण और इसकी अनूठी सांस्कृतिक पहचान की ब्रांडिंग करने में भी सहायक होगा। साथ ही यह स्थानीय स्तर पर आजीविका और विकास गतिविधियों में भी वृद्धि करेगा। अब बात कर लेते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बारे में। तो देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना वर्ष 1861 में की गई थी। वर्ष 1861 में की गई थी। यह वर्तमान में संस्कृत मंत्रालय के अधीन है। यह पुरातात्विक अनुसंधानों और राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए एक प्रमुख संगठन है। यह प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के प्रावधानों के अनुसार देश में सभी पुरातत्विक गतिविधियों को विनियमित करता है। यह पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 को भी विनियमित करता है। साथ ही भारत के पहले पेशेवर पुरातत्वविद कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम वर्ष 1871 में इस भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक बने थे। तो ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1861 में। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पर राष्ट्रीय रणनीति NSAM जारी की है। मंत्रालय द्वारा जारी इस रणनीति के कुछ लक्ष्य हैं, जैसे वर्ष 2025 तक सकल घरेलू उत्पाद अर्थात GDP में लगभग $1 बिलियन की वृद्धि करना। दूसरा, वैश्विक एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में भारत की हिस्सेदारी को बढ़ा करके 5% करना। तीसरा, सामग्री, मशीन और सॉफ्टवेयर के लिए 50 भारतीय एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रौद्योगिकियां विकसित करना। 100 नए स्टार्टअप्स, 500 नए उत्पाद तथा 1 लाख कुशल कर्मी तैयार करना। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पर राष्ट्रीय रणनीति के कुछ उद्देश्य हैं, जैसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के विकास और उपयोग के लिए भारत को एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना। दूसरा, भारत के एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग संबंधी बौद्धिक संपदा का सृजन एवं संरक्षण सुनिश्चित करना। तीसरा, घरेलू बाजार की आयात पर निर्भरता को कम करना। चौथा, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करना। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के संभावित प्रभाव की बात करें तो यह कच्चे माल की आपूर्ति श्रृंखला की जगह ले सकता है। इससे कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही ऊर्जा सुरक्षा में भी वृद्धि होगी। उत्पाद में विविधता को बढ़ावा मिलेगा और विनिर्माण के क्रम में डिजाइन में लचीलापन भी सुनिश्चित हो सकेगा। देखिए, जटिल रोगी विशेष रिलीज प्रोफाइल हेतु दवाओं को व्यक्तिकृत पर्सनलाइजेशन बना करके रोगी केंद्रित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही लॉजिस्टिक संबंधी चुनौतियों को कम करके सैन्य आपूर्ति श्रृंखला के रूपांतरण में मदद मिलेगी। देखिए, एडिटिव विनिर्माण या 3D प्रिंटिंग के तहत वस्तुओं के आदि रूप या प्रोटोटाइप या क्रियाशील मॉडल्स बनाने के लिए कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के तहत प्लास्टिक, रेजिन, थर्मोप्लास्टिक, धातु, फाइबर या सिरेमिक जैसे सामग्रियों की क्रमिक परतें जमाते हुए वांछित वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है। सामान्यीकृत एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया को यहाँ पे 3D कार्ड मॉडल बनाया गया, फिर STL फाइल है, स्लाइसिंग
सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्लाइस बनाए जाएंगे और लेयर स्लाइसेस और टूल पाथ किया जाएगा। फिर ये आपका एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया से गुजारा जाएगा और ये आपका 3D ऑब्जेक्ट इस प्रकार से बनकर तैयार हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। बिहार का पहला तैरता हुआ विद्युत संयंत्र दरभंगा में जल्द ही शुरू होगा। देखिए, बिहार के दरभंगा में 2 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर ऊर्जा उत्पादन इकाई स्थापित की जा रही है। इसका उद्देश्य मत्स्य पालन को बढ़ावा देना है, साथ ही सौर पैनलों से हरित ऊर्जा का उत्पादन करना है। देखिए, इससे पहले भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट आंध्र प्रदेश के एनटीपीसी सिमहाद्री में शुरू किया गया था। फ्लोटिंग प्लांट के तहत फोटोवोल्टिक पैनल जल निकायों की जल सतह पर स्थापित किए जाते हैं। उन्हें भूमि आधारित सौर सारणियों या सोलर एरे के व्यवहार्य विकल्प के रूप में माना जाता है। तैरते सौर ऊर्जा संयंत्रों के लाभ क्या है? पहला, सौर पैनल लगाने के लिए भू स्थान की कोई आवश्यकता नहीं होती। दूसरा, विद्युत उत्पादन में वृद्धि होती है क्योंकि जल सौर पैनलों को ठंडा रखता है। तापमान बढ़ने पर यह उनकी दक्षता सुनिश्चित करता है। तैरते सौर पैनलों में या से उत्पन्न छाया के निम्नलिखित फायदे भी होते हैं, जैसे शैवाल प्रस्फुटन की संभावना को कम करने में मदद मिलती है और जल के वाष्पीकरण में कमी आएगी, इससे जल संसाधन संरक्षित होंगे। तीसरा, अपेक्षाकृत मुक्त जल सतह वृक्षों, पहाड़ों आदि से छाया को प्रभावी ढंग से रोक सकती है। तैरते ऊर्जा संयंत्र की सीमाएं भी हैं। इन्हें स्थापित करने की लागत काफी अधिक है। नमी के कारण क्षरण और जंग लगने का जोखिम बना रहता है। यह समस्या विशेष रूप से अशांत तटीय वातावरण में अधिक होती है। फ्लोटिंग सोलर पैनल में जल और विद्युत दोनों शामिल होते हैं। इनके कारण सुरक्षा संबंधी चिंताएं उत्पन्न होती हैं। इसकी रैंकिंग प्रणाली लंबी अवधि के लिए उपयोगी और उच्च भार वहन क्षमता वाली होनी चाहिए। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम ने सड़क निर्माण के लिए सतपुड़ा पेच गलियारे को बाधित कर दिया है। देखिए, हाल ही में मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम ने कथित तौर पर वन और वन्यजीव कानून की उपेक्षा की है। निगम ने सतपुड़ा मेलघाट पेच बाग गलियारे को बाधित कर राजमार्ग 43 का विस्तार किया है। देखिए, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए ने इसके लिए पहले 4 एनिमल अंडरपास, जो कि प्रत्येक 300 मीटर पे होना था, शोर अवरोधक, गाइड वॉल, बाड़ बंदी, मंकी लैंडर्स आदि की सिफारिश की थी। बाद में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने भी समन उपायों के साथ परियोजना की सिफारिश की थी। भारत में वन्यजीव परियोजनाओं की मंजूरी के संबंध बात करें तो जिन परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है, उनके लिए वन्यजीव मंजूरी की भी जरूरत नहीं होती है। ये फैक्ट याद रखिएगा कि जिन परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मंजूरी की जरूरत नहीं होती है या आवश्यकता नहीं होती है, उनके लिए वन्यजीव मंजूरी की भी जरूरत नहीं होती है। कुछ मामलों में संरक्षित क्षेत्रों के बाहर परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड एनबीडब्ल्यू की स्थायी समिति से पूर्व मंजूरी आवश्यक होती है। उदाहरण के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं का अधिसूचित पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के भीतर होना और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006 में सूचीबद्ध होना इत्यादि। एनटीसीए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यह सुनिश्चित करता है कि एक संरक्षित क्षेत्र को दूसरे संरक्षित क्षेत्र से जोड़ने वाले टाइगर रिजर्व और गलियारों को डाइवर्ट न किया जाए, साथ ही उनका पारिस्थितिकी रूप से असंधारणीय उपयोग भी वर्जित किया जाए। इन गलियारों का डाइवर्जन अथवा अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग केवल जनहित के मामले में एनबीडब्ल्यू अर्थात राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुमोदन के बाद ही किया जा सकता है। वन्यजीवों पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का प्रभाव क्या पड़ता है? तो देखिए, सड़कें, बांध और अन्य बुनियादी ढांचे ध्वनि, वायु और जल प्रदूषण उत्पन्न कर सकते हैं। ये समस्याएं विकास प्रक्रियाओं के बढ़ने के साथ ही बढ़ती जाती हैं। दूसरा, पर्यावास विखंडन और हानि। तीसरा, मानव वन्यजीव संघर्ष। चौथा, वन्यजीवों के प्रवास मार्ग अवरुद्ध होते हैं। अब जो सुर्खियों में रहे उनको देख लेते हैं। लोकपाल ऐप के बारे में तो देखिए, केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री ने महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में सहायक होगा। तो यहां ध्यान रखिएगा कि लोकपाल ऐप किससे संबंधित है? मनरेगा से संबंधित है। और किसने लॉन्च किया? केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने या पंचायती राज मंत्रालय ने। लोकपाल ऐप के बारे में बात करें तो लोकपाल ऐप को मनरेगा के बेहतर कार्यान्वयन के लिए विकसित किया गया है। यह मनरेगा के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शिकायतों को सुचारू रूप से रिपोर्टिंग और वर्गीकरण में सहायक होगा। वर्तमान में शिकायतों की रिपोर्टिंग, इन पर निर्णय लेना और शिकायतों का निपटान भौतिक रूप से होता है। ऐप यह जो एप्लीकेशन है, यह लोकपाल को प्रत्येक मामले की आसान निगरानी में सक्षम करेगा। इससे इन मामलों का समय से निपटान करने में भी मदद मिलेगी। इससे लोकपाल निर्बाध रूप से अपने कर्तव्यों को पालन कर सकेगा। T+1 निपटान चक्र या T+1 सेटलमेंट साइकिल के बारे में तो देखिए, भारत जो है
T+2 प्रणाली से आगे बढ़ते हुए T+1 स्टॉक सेटलमेंट प्रणाली को लागू कर दिया है। T+1 जो प्रणाली है के अंतर्गत वास्तविक लेन देन होने के एक दिन के भीतर निपटान की मंजूरी देनी होगी। ऐसा करने पर भारत चरणबद्ध तरीके से T+1 स्टॉक सेटलमेंट प्रणाली को अपनाने वाला चीन के बाद दूसरा देश बन जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, चीन पहला है, भारत दूसरा हो जाएगा। इससे बाजार की तरलता और ट्रेडिंग टर्नओवर में वृद्धि होगी। इस प्रकार घरेलू निवेशकों को लाभ होने की उम्मीद है। साथ ही इससे निपटान के जोखिम और ब्रोकर डिफॉल्ट्स के मामलों में भी कमी आएगी। आगे बात करते हैं सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम के बारे में। तो विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स NIUA ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता संयुक्त रूप से डिजाइन किए गए सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम पर सहयोग से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम किसके मध्य समझौता है? तो विश्व आर्थिक मंच और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शहरों को व्यवस्थित और सतत तरीके से कार्बन मुक्त करने में सक्षम बनाना है। यह कार्यक्रम उत्सर्जन को कम करने तथा लचीला और संतुलित शहरी परिवेश प्रदान करने में सहायक होगा। विश्व आर्थिक मंच और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स डीकार्बनाइजेशन के लिए विश्व आर्थिक मंच की सिटी स्प्रिंट प्रक्रिया और टूल बॉक्स ऑफ सॉल्यूशंस को अपनाएंगे। यह 2 वर्षों में 5 से 7 शहरी भारतीय शहरों के संदर्भ में किया जाएगा। आगे बात करते हैं पेंशन प्रशासन के लिए प्रणाली, रक्षा और स्पर्श के बारे में। देखिए, रक्षा मंत्रालय ने पूरे भारत में 4 लाख से अधिक सामान्य सेवा केंद्रों में स्पर्श के तहत पेंशन सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह रक्षा मंत्रालय पेंशन या रक्षा पेंशन की मंजूरी और संवितरण के स्वचालन के लिए एक एकीकृत प्रणाली है। यह जो रक्षा है, ठीक है, यह वेब आधारित प्रणाली पेंशन दावों की प्रक्रिया का निपटान करती है। यह पेंशन को सीधे रक्षा विभाग से संबंधित पेंशन भोगियों के बैंक खातों में जमा करती है। यह किसी बाहरी मध्यस्थ पर निर्भरता को समाप्त करती है। स्पर्श का उद्देश्य रक्षा विभाग के पेंशन भोगियों के लिए पेंशन के प्रशासन हेतु एक व्यापक समाधान प्रदान करना है। यह प्रणाली सरकार के डिजिटल इंडिया, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण तथा न्यूनतम सरकार अधिकतम अभिशासन के विजन के अनुरूप है। FSSAI स्वास्थ्य स्टार रेटिंग के बारे में बात करें तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण पैकेज्ड खाद्य पदार्थों के लिए एक स्टार रेटिंग प्रणाली शुरू कर रहा है। यह रेटिंग प्रणाली एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा दी जाने वाली स्टार एनर्जी रेटिंग के समान होगी। जैसे कि आप AC वगैरह देखते हैं, स्टार देखते हैं, उसी प्रकार से पैकेज्ड फूड के पैकेट पर सितारों की संख्या मुद्रित होगी। यह दर्शाएगा कि नमक, चीनी और वसा की मात्रा के आधार पर पैक किया गया खाद्य पदार्थ कितना स्वस्थ एवं अस्वस्थकर है। आगे बात करते हैं शुष्क जड़ सड़न रोग, ड्राई रूट रॉट के बारे में, DRR डिजीज के बारे में। तो भारतीय वैज्ञानिकों के अनुसार शुष्क जड़ सड़न DRR रोग के लिए उच्च तापमान वाले सूखे की स्थिति और मृदा में नमी की कमी अनुकूल परिस्थितियां हैं। यदि हम शुष्क जड़ सड़न DRR रोग के बारे में बात करें तो इसका कारण क्या होता है? यह माइक्रोफोमिना फेजोलिना नामक रोगाणु के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। यह एक मृदा जनित नेक्रोट्रोफिक है, परपोषी है। यह चने की जड़ों या तने को नुकसान पहुंचाता है। जो DRR है रोग के कारण पौधों की क्षमता कम हो जाती है, पत्तों का हरा रंग फीका पड़ जाता है, वृद्धि दर धीमी हो जाती है और शाखाएं मृतप्राय हो जाती हैं। ये जो DRR है, शुष्क जड़ सड़न रोग जो है, ये रोग चने की फसल में फूल और पत्ती आने के चरणों के दौरान अधिक प्रभावी होती हैं। वर्तमान में भारत के मध्य और दक्षिणी राज्यों में DRR रोग का सर्वाधिक प्रकोप दर्ज किया गया है, मध्य और दक्षिणी राज्यों में। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं कार्बेवैक्स के बारे में। कार्बेवैक्स, देखिए कार्बेवैक्स कोविड-19 के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन प्रोटीन सब यूनिट टीका है। भारत के औषधि महानियंत्रक DCGI ने 12 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के लिए इसके आपातकालीन उपयोग की स्वीकृति प्रदान की है। कार्बोवैक्स कोवैक्सीन और जाइडस कैडिला के जाइकोव डी के बाद बच्चों हित DCGI द्वारा अनुमोदित तीसरा टीका है। ध्यान रखिए, तीसरा ही है बच्चों के लिए। कार्बोवैक्स एक 2 खुराक वाला टीका है, मतलब इसके लिए 2 खुराक लेनी पड़ेगी। इसे अंतरपेशियों में लगाया जाता है। इसे 2 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर संग्रहित किया जा सकता है। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं नरसिंह मेहता जी के बारे में, तो जिनका जन्म 1414 में और मृत्यु 1481 में हुई थी। नरसिंह मेहता के सम्मान में मकड़ी की एक नई प्रजाति का नाम नरसिंह मेहताई रखा गया है। देखिए, वह 15वीं शताब्दी के कवि और भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। वह मीराबाई के समकालीन थे। वह एक वैष्णव कवि संत थे। उन्होंने गुजराती साहित्य में आदि कवि के रूप में सम्मान प्राप्त है उन्हें।
वह गुजराती साहित्य के अग्रणी कवि थे। उन्होंने आख्यान और प्रभातिया नामक पद तथा कई भजन एवं कीर्तन लिखे हैं। उनकी कई कृतियां अन्य भाषाओं में रचित हैं, जिनका मौखिक रूप से संरक्षण किया गया है। चकली इलम्मा के बारे में बात करें। चकली इलम्मा का जन्म तेलंगाना के वारंगल जिले के कृष्णपुरम गांव में हुआ था। इनके योगदान की बात करें तो वह वर्ष 1946 से 51 के तेलंगाना किसानों के सशस्त्र संघर्ष में योद्धा थी। उन्होंने सामंतों के विरुद्ध संघर्ष किया था। वह कम्युनिस्ट पार्टी के विचारों से प्रेरित थी। इनके व्यक्तित्व के गुण की बात करें तो वह स्वाभिमान का प्रतीक और क्रांतिकारी महिला स्वतंत्रता सेनानी थी। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।